हम आपको यह बताएंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट न्याय के बुलडोजर वाले मॉडल पर हथौड़ा चलाने वाला है और क्या यह मॉडल मुस्लिम विरोधी है। और एक और सवाल ये कि क्या यह मॉडल अब बंद हो जाएगा, यानी बुलडोजर चलने बंद हो जाएंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद का आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए उनके घरों पर, उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और ऐसा करके बीजेपी की सरकारें मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही हैं। इन आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मॉडल की आलोचना करते हुए इस पर 3 बड़ी बातें कही हैं जो पूरे देश को आज सुननी चाहिए। पहली बात, किसी भी आरोपी की संपत्ति और उसके मकान पर बुलडोजर चलाना अवैध है और अगर कोई दोषी है भी तब भी ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। दूसरा, किसी व्यक्ति के अपराध के लिए उसके पिता और उसके परिवार की संपत्ति और मकान पर बुलडोजर चलाना भी अवैध है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कही कि वो इस मुद्दे पर सभी पक्षों की राय सुनने के बाद एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करेगा जिनमें यह बताया जाएगा कि कोई भी सरकार बुलडोजर का इस्तेमाल कब और किन परिस्थितियों में कर सकती है। यानी अब यह स्पष्ट किया जाएगा कि बुलडोजर कहां चल सकता है और कहां नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अवैध कब्जे और अतिक्रमण के मामलों में बुलडोजर बिल्कुल चलाया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामलों में आरोपियों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि केंद्र सरकार ने अपना पक्ष अदालत में रखा और कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई का आपराधिक मामलों से वैसे भी कोई संबंध नहीं है और किसी भी संपत्ति और मकान पर बुलडोजर तभी चलाया जाता है जब उसका निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके किया गया हो। इसलिए सरकार ने आज स्पष्ट किया कि हम किसी अपराध की सजा देने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जहां अतिक्रमण किया गया होता है उसे हटाने के लिए ही बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है वो याचिका जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से दायर की गई, जिसका यह कहना है कि अब तक जितने भी मामलों में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई उनमें ज्यादातर आरोपी मुस्लिम समुदाय से ही थे, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों का कहना है कि जिन आरोपियों के अवैध मकानों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया उनमें 25 आरोपी हिंदू समुदाय से हैं और इस कार्रवाई का असल में धर्म से कोई लेना देना नहीं। यानी सरकारें कह रही हैं कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश में न्याय का यह बुलडोजर वाला मॉडल असल में वर्ष 2017 में आया था, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद इस मॉडल को दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी अपनाना शुरू कर दिया और बलात्कार से लेकर हत्या और अपराध की दूसरी घटनाओं में शामिल होने वाले अपराधियों की अवैध संपत्ति और मकानों पर बुलडोजर चलना सामान्य सी बात हो गया और इससे भी 3 बातें हुई। अब दूसरा पक्ष जानिए। जो लोग बुलडोजर वाले न्याय का समर्थन करते हैं, बुलडोजर चलाने का समर्थन करते हैं, वो क्या कहते हैं और इसके पक्ष में कौन सी दलीलें दी जाती हैं। पहला, बुलडोजर चलाने से अपराधियों में सरकार का खौफ पैदा हुआ है और अपराधी ये सोचकर डरने लगे कि अगर उन्होंने कानून व्यवस्था को चुनौती दी, कोई अपराध किया, तो इससे उन्हें और उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा, पूरे परिवार को संघर्ष करना पड़ेगा और उनके पूरे परिवार की संपत्ति और मकान पर सरकार बुलडोजर चलाकर उसे गिरा देगी। तो पहला, कानून का डर जो है वो इससे स्थापित हुआ, इससे कानून का इकबाल स्थापित हुआ, जिससे समाज में लोगों को एहसास हुआ कि अपराधियों में सरकार, पुलिस और कानून का डर है और कोई भी अपराधी कानून से बड़ा नहीं है। इससे पहले अपराधी सोचते थे कि अदालतों में तो फैसला आने में वर्षों लग जाएंगे, दशकों लग जाएंगे और 10-20 साल तक तो उनका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन बुलडोजर के जरिए ये जो इंस्टेंट कार्रवाई होती थी उससे अपराधियों में एक डर पैदा हुआ और उन्हें यह लगा कि उनके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। दूसरा, इससे लोगों में यह संदेश गया कि अब अपराधियों को उनके किए की सजा तुरंत मिल रही है और बुलडोजर से न्याय फटाफट चुटकियों में हो रहा है, जैसा मैंने आपको कहा। और तीसरा, इससे लोगों में सामाजिक अपमान का डर भी पैदा हुआ और बहुत सारे मामलों में अपराध अपने आप कम होने लगे। ये जो बड़े बड़े अपराधी हैं, बाहुबली हैं, जो सोचते थे कि उन पर कानून लागू नहीं होता, उन्हें समाज में अपमान झेलना पड़ा और पूरी दुनिया ने देखा कि उनके घरों के साथ, उनकी संपत्तियों के साथ क्या हुआ।
तो सार्वजनिक रूप से भी इन अपराधियों का अपमान हुआ। लेकिन यह भी आरोप लगे कि कुछ राज्यों में इस बुलडोजर वाले न्याय का दुरुपयोग हुआ और सरकारों ने ऐसे आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलवा दिया जो असल में निर्दोष थे। जैसे उदाहरण के लिए पिछले साल उज्जैन में अदनान नाम के एक आरोपी की पैतृक संपत्ति पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया, क्योंकि इस लड़के पर आरोप था कि उसने एक हिंदू धार्मिक यात्रा पर थूक कर उसका अपमान किया और इस घटना को पूरे उज्जैन में थूक कांड का नाम दिया गया था। लेकिन बाद में जब यह मामला अदालत में पहुंचा तो यह आरोप गलत निकले, जिसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि जब यह लड़का निर्दोष था तो वहां की सरकार ने उसके मकान पर बुलडोजर क्यों चलवाया। इसी तरह दिसंबर 2022 में भी इंदौर में नगर निगम ने राहुल नाम के एक व्यक्ति के घर पर इसलिए बुलडोजर चला दिया क्योंकि इस व्यक्ति पर एक शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। लेकिन बाद में अदालत ने कहा कि इस मामले में जिस मकान पर बुलडोजर चलाया गया वो मकान पूरी तरह से वैध है और इस पर बुलडोजर चलाने के लिए आरोपी के परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, अदालत ने कहा। और ऐसे और भी कई मामले हैं जिनसे यह पता चलता है, जिन पर यह आरोप लगे कि इस मॉडल का कुछ जगहों पर दुरुपयोग हुआ है और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर नए नियम बनाने वाला है, जिन्हें सभी राज्य सरकारों को अब मानना पड़ेगा। दुनिया में न्याय का बुलडोजर वाला मॉडल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि इजराइल में आया था, जहां ऐसे लोगों के मकानों पर सरकार बुलडोजर चलाती थी जो लोग इजराइल में रहकर फिलिस्तीन के समर्थन में हिंसा किया करते थे, इजराइल में रहते हुए फिलिस्तीन का समर्थन करते थे और इजराइल के खिलाफ आतंकवादी हमलों की साजिश रचते थे। और इजराइल में इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भी कई बार शिकायतें हुई और बुलडोजर वाले एक्शन को वहां भी ऐसे ही मुस्लिम विरोधी बताकर इसका जबरदस्त विरोध किया गया। लेकिन इजराइल की अदालतों ने कई बार इस मॉडल की तारीफ की और कहा कि इस मॉडल को वही अपना दुश्मन मानेगा जो इजराइल को अपना दुश्मन मानता है और इजराइल से प्यार नहीं करता। हालांकि भारत इजराइल नहीं है और भारत का दंड विधान कहता है कि एक बार 100 गुनाहगार छूट जाएं तब भी गलती से किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। 100 गुनाहगारों को आप छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आज जब योगी आदित्यनाथ के इस बुलडोजर वाले मॉडल पर इतनी बहस हो रही है, तब आपको कोलकाता हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के बारे में भी आज हम बताना चाहेंगे, जब अदालत ने कहा था कि अगर कोलकाता नगर निगम अतिक्रमण के खिलाफ अपना बुलडोजर नहीं चला पा रहा तो उसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनका बुलडोजर कुछ समय के लिए किराए पर ले लेना चाहिए। ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि योगी से उनका बुलडोजर आप किराए पर ले लीजिए। हालांकि यह अलग बात है कि कलकत्ता के हाईकोर्ट के जिस जज ने यह बात कही वो बाद में बीजेपी में शामिल हो गए और उनका नाम है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। अब से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को स्वागत योग्य बताया है और कहा है कि बेलगाम सत्ता का प्रतीक बन चुके बुलडोजर ने नागरिक अधिकारों को कुचलकर कानून को निरंतर अहंकार भरी चुनौती दी है और देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, सत्ता के चाबुक और बुलडोजर से नहीं। और यहां आपको यह भी पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनावों के घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि अगर वो सत्ता में आई तो इस बुलडोजर वाले न्याय को समाप्त कर देगी। तो कांग्रेस खुश है आज, क्योंकि जो वादा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किया था लगभग वैसा ही जो टिप्पणी है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कर दिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब ये बुलडोजर चलने बंद हो जाएंगे या ये बुलडोजर वाला न्याय अब भी ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं। क्या ये बुलडोजर वाला जो न्याय होता है ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है और वहां की जो आम जनता है वो क्या कहती है। हम आपको उन आदमखोर भेड़ियों के बारे में बताएंगे जो उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब तक 9 बच्चों की जान ले चुके हैं और 1 महिला की हत्या भी कर चुके हैं। 9 बच्चे और 1 महिला अपनी जान गंवा चुके हैं इन भेड़ियों की वजह से। बहराइच की सीमा नेपाल से लगती है और यह वही जिला है जहां घाघरा नदी के आसपास काफी संख्या में भेड़िए रहते हैं। लेकिन वन विभाग का कहना है कि अभी जो भेड़िए इंसानों को मार रहे हैं वो एक खास
गुट का हिस्सा है, जिनमें कुल 6 भेड़ियां हैं और इनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है और बाकी के 2 भेड़ियों की तलाश के लिए अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये भेड़िए रात को 8 बजे से देर रात 2 बजे के बीच हमला करते हैं और इनके निशाने पर 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, यानी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें ये उठाकर ले जाते हैं। फिलहाल बहराइच के कुल 35 गांवों और कस्बों के 70,000 लोग इन भेड़ियों के कारण बहुत डर के साए में जी रहे हैं, खौफ में हैं और अभी हर 2 से 3 दिन में भेड़ियों का एक बड़ा हमला बहराइच के इन गांवों में हो रहा है। किसी भी गांव में ऐसा हमला हो सकता है। वन विभाग का कहना है कि वो अलग अलग तरीकों से इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिनमें बच्चों के खेलने वाली चमकीले रंग की गुड़ियों का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो गुड़ियों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है भेड़ियों को पकड़ने के लिए? असल में इन गुड़ियों को बच्चों के यूरिन में भिगोकर रखा जाता है ताकि इनकी दुर्गंध से भेड़ियों को एक निर्धारित स्थान पर लाया जा सके और वहां इन्हें पकड़कर पिंजरे में कैद किया जा सके। तो जैसे ही भेड़ियों को यह दुर्गंध आएगी, भेड़ियों को लगेगा कि यहां आसपास कोई इंसान है, कोई बच्चा है, और जब वो उस गुड़िया को देखेंगे वहां पर, उन्हें लगेगा कि यह कोई बच्चा है और फिर वो उसे उठाने के लिए वहां आएंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं कोई हिंदी फिल्म की कहानी आपको सुना रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है। हो सकता है आने वाले टाइम में लोग इस पर फिल्म भी बना दें। और भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो नया आइडिया निकाला गया है, ये क्यों है? क्योंकि भेड़िए सबसे ज्यादा शिकार करते हैं बकरियों का, और इसलिए अब पिंजरों में बकरियों को रखकर भी इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। यानी एक मॉडल है गुड़िया वाला कि गुड़ियों को रखा जा रहा है, और दूसरा है बकरियों को रखा जा रहा है ताकि बकरियों को उठाने के लिए भेड़िए यहां आ जाए। हमारे देश में एक कहावत कही जाती है कि इंसान के रूप में भेड़िया, ये आपने सुना होगा, लोगों के बारे में कहते हैं कई बार कि ये तो इंसान के रूप में भेड़िया है। ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि आदमखोर भेड़िए बहुत चालाक होते हैं। ये गिरोह बनाकर अपने शिकार पर हमला करते हैं और हर गिरोह का नेतृत्व एक नर और एक मादा भेड़िया करती है, और इस गिरोह में भेड़ियों के बच्चे भी होते हैं, एक नर भेड़िया, एक मादा और उनके बच्चे। इसके अलावा भेड़िए बिना रणनीति के कहीं नहीं जाते, हमेशा एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और भेड़ियों को नियंत्रण में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें कोई कंट्रोल करे, उनके ऊपर कोई बेड़ियां लगा दे, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। और जब भेड़ियों को लगता है कि उनके इलाके उनसे छीने जा रहे हैं, उनके इलाकों की सीमाएं निर्धारित की जा रही हैं, तो वो खतरनाक हो जाते हैं। भेड़िए देखने में बिल्कुल कुत्तों के जैसे होते हैं, लेकिन इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि ये अपने शिकार की हड्डी चबाने में सक्षम होते हैं, यानी हड्डी को भी चबा सकते हैं, और ये इंसानों को भी आसानी से खा सकते हैं। दुनिया के अलग अलग भूमि और वन क्षेत्रों में भेड़ियों की 40 से ज्यादा प्रजातियां हैं, और इनमें भी सबसे पुरानी प्रजाति भारत में पाई जाती है। अलग अलग स्टडीज के मुताबिक शेर, चीते और दूसरे जानवरों की तरह भेड़ियों को किसी और देश से भारत में नहीं लाया गया, बल्कि भारत में ये भेड़िए शुरुआत से ही रह रहे हैं, और भारत में अभी भेड़ियों की कुल आबादी 4,500 से 7,000 के बीच है, अलग अलग जंगलों में। भारत में सबसे ज्यादा भेड़िए दक्षिण और पश्चिमी भारत में रहते हैं, और ये भेड़िए इंसानों पर 3 परिस्थितियों में ही हमला करते हैं। पहली परिस्थिति, अगर उन्हें जंगल में शिकार ना मिले तो फिर वो इंसानों को खाते हैं। दूसरा, अगर भेड़ियों को यह लगने लगे कि इंसानों से उन्हें कोई खतरा है या इंसान उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तब वो इंसानों को मारते हैं। और तीसरा, अगर जंगल में उनके इलाके सीमित होने लगे और उन्हें लगे कि हमारे इलाके को कंट्रोल किया जा रहा है, इसकी सीमाओं को निर्धारित किया जा रहा है, तो फिर वो हमला करते हैं। बहराइच में किस कारण से भेड़िया इंसानों पर हमला कर रहा है, इन तीनों में से क्या कारण है, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में रहने वाले भेड़िए शुरुआत से ही खतरनाक रहे हैं। बहराइच के जिस क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से ये भेड़िए रह रहे हैं, वो क्षेत्र इंडो गेंजेटिक प्लेन माना जाता है, जिसे सिंधु गंगा का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को 65 से 70 सेंटीमीटर की हाइट वाले भेड़ियों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है, और यही वजह है कि यहां रहने वाले भेड़िए पहले भी कई बार इंसानों की हत्या करके उन्हें खा चुके हैं। 1870 के दशक में, सोचिए कितनी पुरानी बात है, 1870 के दशक में जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में भेड़िए साल भर में 700 से ज्यादा इंसानों को मार डालते थे।
और उस समय ब्रिटिश अधिकारी इन भेड़ियों को मारने के लिए लोगों को इनाम दिया करते थे। वर्ष 1890 में एक मादा भेड़ियों को मारने पर 3 से 4 रुपए का इनाम मिलता था, जबकि इलाहाबाद में एक मादा भेड़ियों को मारने पर 8 रुपए का इनाम मिलता था। और मादा भेड़ियों को इसलिए मारा जाता था ताकि भेड़ियों की पूरी नस्ल को खत्म किया जा सके। और एक और स्टडी के मुताबिक अंग्रेजों के समय में 1870 से 1920 के बीच भारत में 1 लाख भेड़ियों को मारा गया था। और यह वही दौर था जब गांवों में दिन भर भेड़ियों की बातें होती थीं और हमारे समाज में भेड़ियों पर इंसानों को लेकर कहावतें बनने लगी। और जब अंग्रेज और साहूकार गरीबों का खून चूसा करते थे तो उन्हें हमारे देश के लोग अक्सर भेड़िया कहकर बुलाते थे। और मौका देखकर किसी का बुरा करने वाले को भी हमारे समाज में अक्सर एक भेड़िया मान लिया जाता था, भेड़िए के रूप में इंसान मान लिया जाता था। उस समय इंसान के रूप में भेड़िया मान लिया जाता था। और उस समय भारत में कई भेड़ियों को मारा गया और भेड़ियों ने भी इंसानों को मारकर बार बार अपना बदला लिया। और हमारे देश में भेड़ियों को लेकर हमेशा से एक कौतूहल रहा है। और आपको याद होगा हाल ही में इन पर एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम ही था भेड़िया। और अब एक बार फिर से ये भेड़िए इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं और 14 साल से कम उम्र के बच्चों की जान ले रहे हैं। तो आप देखिए कि ये जो यहाँ पर एक दरवाजा नहीं लगा, सबसे बड़ी बात है। यानी कि जब भेड़िया आता है उस तरफ से तो उसे खुला स्पेस मिलता है। यहाँ जरूर एक पर्दा पड़ा हुआ है, देखिए, यानी कि अगर यहाँ कोई सो रहा है तो पर्दा पड़ा है, तो पर्दा पड़ा तो यूजुअली भेड़िया अंदर आ सकता है। दूसरा, यहाँ पर दरवाजा नहीं है, भेड़िया यहाँ आता है। और ये जो बेड आप देख रहे हैं, हम थोड़ा अंदर जाके कोशिश करेंगे दिखाने की आपको। यहाँ पर वो छोटी लड़की सो रही थी अपनी माँ के बगल में। माँ ने उसको सुबह जो नाश्ता दूध होता है बच्चों को दिया जाता है वो सब दिया था। और यहीं से वो भेड़िया आता है, हमला करता है और बताया जाता है गला पकड़ता है। और गला कुछ इस कदर पकड़ता है कि लड़की आवाज नहीं कर पाती है, चिल्ला नहीं पाती है। और जब वो लड़की को ले जाता है तब सकपका कर परिवार वाले उठते हैं। उतने में 2 मिनट में एक और भेड़िया आ जाता है और दूसरे बच्चे को उठाने। तब घर के मर्द जगते हैं और किसी तरीके से भेड़ियों को बताते हैं। रात का 3:35 पे आपको बच्ची हमारी जागी, ऊपर के दूध पीती है, तो उसको जागी उसको दूध दिया और दूध पी कर सो गई। बोतल वही पास रख लिया। अब बच्चे छोटे 1 6 महीने की बच्ची है, उसको दूध पिए रहा, सो गए, नींद लाग गई। सुबह हुई गा रहा तो कोई आदमी जागत है, आंखें लाग गए। 3 बताल में हमरे बच्ची के उठा लिया, ना पावा है, आँख फिर से आवा। तब देखा तो ऐसे कूदा, तैसे हम कहीं कहीं बोतल गिरी, तैसे हम कहीं बिटिया कहाँ यहाँ रह बिटिया का अपने नहीं पावा। कान को काट लिया, जख्म ज्यादा। कितने बजे की घटना है? लगभग 11 या 12 ऐसे रहा हुई। आपके घर पे दरवाजा है? दरवाजा सही है लेकिन मजबूत नहीं है, लकड़ी का दरवाजा थोड़ा पुराना हो जाएगा तो बंद सही से ना हो। आपके कहने का मतलब है उसने भेड़िया ने उस पर पुश किया, धक्का मारा? धक्का मारा, खुल गया दरवाजा? हाँ, एक तरफ का दरवाजा बता रहे हैं माताजी कि खुल गया। गोड़ के पैर बने हैं पंजा के और 3 भेड़िया रहा साथ में यहाँ बच्चा का लिए रहा, 2 पाचे चलता रहा। सुबह समझिए रात का 3:40 का समय होता है। 3:35 लोग समय भी याद है। उसके बाद किस तरफ से आया होगा? इस तरफ से आया है। ये देखिए आप, ये है भेड़िया का पंजा, ये भी है, ये है भेड़िया का पंजा। एक और ये समझिए गांव वालों को इतना पता है कि उसका मूवमेंट कहाँ से कहाँ है। ये वन विभाग को बता रहे हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं। इसको गिरा दिया, इसको गिरा दिया? हाँ, इसको गिरा दिया। इधर फिर इधर है, इधर फिर मतलब यहाँ आपके घर में आने की कोशिश की थी उसने? हाँ, कोशिश किया, तब इसको डांट लगाया, इधर से भी भाग गया, इधर आया, फिर इधर ये उसने इस गांव में आके कई घर टारगेट किए। पहला वो, फिर दूसरा यहाँ पर चारपाई गिराई। और यहाँ पर देखिए कुछ और निशान, जो स्ट्रगल हुआ उसके बाद, जो गांव वालों ने स्ट्रगल किया, यानी कि जब उसने चिल्लाना शुरू किया उसके बाद तमाम गांव वाले आए उसको बचाने के लिए।
और फिर उसके बाद ये देखिए, ये एक दरवाजा है, लेकिन यहाँ पूरा हमला होता है और फिर भेड़िया इसी रास्ते से, यहाँ भी देखिए उसके पैर के निशान आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए यहाँ भी मिट्टी उखड़ी हुई है और यहाँ भी देखिए स्ट्रगल हुआ है। उसके बाद भेड़िया इसी रास्ते से बाहर की ओर निकल जाता है। ये कई लोग हैं जो डंडे के साथ आ रहे हैं अपने अपने खेतों से निकलकर। तमाम लोग आपको दिखेंगे जो यूजुअली खेतों में जाते थे तो शायद इन डंडों की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज इनको इन तरह के तमाम डंडों की जरूरत पड़ रही है। आप लोग जो है, भेड़िया का बड़ा आतंक है बहराइच में, डर का माहौल है यहाँ पे। हाँ डर का है? आज भी, कल भी 2 हमले हुए हैं, एक लड़के पर और आज बुजुर्ग हुआ, पर। आज हुआ। तो ये जो डंडे हैं, इससे आप क्या लगता है बचा पाएंगे खुद को? बचे तो जाएंगे। हाँ। भेड़िया अगर अटैक करता है सामने से तो कैसे बचेंगे आप? डंडा मारेंगे, बचेगा। आपने एक बाड़ा देखा होगा जहां पर आपने एक भेड़िए को कैद हुए देखा होगा। ये सफलता मिली थी वन विभाग को जब भेड़िए को कैद किया था। अब अगली तस्वीर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो तस्वीर है इस बाड़े की, जिसको कि वन विभाग द्वारा रखा गया है। नया क्या है? नया ये है कि इस बाड़े में अंदर एक बकरी को रखा गया है। बकरी को इसलिए रखा गया है जिससे कहीं ना कहीं भेड़िए को आकर्षित किया जा सके और भेड़िया शिकार की तलाश में इसमें दाखिल हो जाए और इस बकरी को खाने के प्रयास में वन विभाग के कब्जे में आ जाए। तो इस तरह के तमाम जो बाड़े हैं, तमाम जो जाल हैं, जो केज कहा जाता है, वो यहाँ पर आप देखिए पिंजड़े के फॉर्म में यहाँ पर रखे हुए हैं। काफी बड़ा साइज है। अगर देखा जाए तो एक समय पर 2 आ जाएंगे बहुत आराम से। ये जाल जो है ये काफी बड़ा जाल है। यूजुअली जब ट्रैंकुलाइज किया जाएगा या किसी तरह से भेड़िया को पकड़ा जाएगा उस समय इस जाल को वन विभाग डालेगा। इससे पहले जब पकड़ा गया, जब भेड़िया ने पकड़ा तो भी इस तरह के तमाम जालों का उपयोग किया। आप इस जाल को देखिए, काफी बड़ा जाल है और इसको अगर 3-4 वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी दूर से फेंकेंगे तो शायद भेड़िया इसकी जद में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही है, अलग अलग स्पॉट्स पर अलग अलग बाड़े, अलग अलग तरह के ये जाल और केजेस आपको रखे मिलेंगे। पीछे मेरे टापू है और ऊपर आपको एक दिखाऊंगा, यहाँ पर ड्रोन से कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। काफी घना ये इलाका है और काफी आगे बारिश और बाढ़ की वजह से पानी जमा हुआ है। शायद आसानी से अंदर जाना काफी मुश्किल है। इस वजह से कहां पर आखिर छुपे हुए हैं वो आदमखोर भेड़िए, उनको ट्रैक करने के लिए इस तरह के ड्रोन्स की सहायता ली जा रही है, जिससे उनकी एक प्रॉपर इमेज और सबसे बड़ी बात है लोकेशन वो ट्रेस हो पाए, वो ट्रैक हो पाए, जिससे वन विभाग की टीम फिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर वो भेड़िए छिपे हुए हैं। तो पूरी तैयारी से हैं कि रात में जग रहे हैं, इतना देर का समय है, इस वक्त भी आप सोए नहीं है और सब और तुरंत ये देखो, तो इससे आप भेड़िया रोक सकते हैं? देखेगा वो जानेगा, जाल लगा है वो भाग लेगा। मतलब अपने को बचाने के लिए आप लोग इत्यादि उपाय कर रहे हैं। जैसा वैसी का आदमी रस्सी पकड़ ली, ऐसी पकड़ ली, सुजानी जाल अलग है वो भाग ली दूसरे तरफ। बड़ी खबर यह भी है कि सीबीआई ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यह गिरफ्तारी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में नहीं हुई है, बल्कि यह गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। और ये वही पूर्व प्रिंसिपल हैं जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले को दबाने की कोशिश की और जिन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए चिट्ठी भी लिखती थी। एक और बड़ी खबर यह है आपके लिए आज कि कोलकाता के मामले में आरोपी संजय रॉय ने यह दावा किया है कि 8 और 9 अगस्त की रात को वो आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में तो जरूर गया था, लेकिन उसने इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या नहीं की है। संजय रॉय का कहना है कि उसके सेमिनार हॉल में पहुंचने से पहले ही इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या हो चुकी थी और जब वो सेमिनार हॉल में आया तब वो वहां इस महिला डॉक्टर का शव देखकर बहुत डर गया था और क्योंकि उसे ऐसा लगा कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और कहीं लोग उसे ना फंसा दें और उसी को दोषी मानकर पुलिस कहीं गिरफ्तार ना कर ले, इसलिए वो वहां से भागकर कोलकाता पुलिस के एक बैरक में जाकर छिप गया। इस दावे के बाद यह मामला अब इन 2 बातों पर आकर रुक जाएगा। पहली बात यह कि संजय रॉय जो कह रहा है वो सही है और इस घटना को शायद किसी और ने अंजाम दिया है। यानी संजय रॉय अगर ये कहता है कि जब मैं वहां पहुंचा तब महिला डॉक्टर का मर्डर हो चुका था तब तक और उसने उस महिला डॉक्टर की लाश को देखा और वो वहां से भाग गया और इसलिए उसने पुलिस को नहीं बताया क्योंकि उसे यह डर था कि शायद
उसका पूरा दोष इस पर ना आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो सच बात है, इसका मतलब है कि ये हत्या और मर्डर शायद किसी और ने किया हो। और दूसरी बात यह भी हो सकता है कि संजय रॉय अब कानूनी दांवपेच का फायदा उठाकर बचने की कोशिश कर रहा है और वही तरीका अपना रहा है जो लगभग हर अपराधी अपनाता है, और वो है अपने जुर्म को कभी स्वीकार न करना, और जब ऐसा होता है तो ऐसे मामलों में जांच और भी ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। इस दांव के बाद अब सीबीआई को अदालत में यह साबित करना पड़ेगा कि संजय रॉय ही इस घटना में दोषी है, और सीबीआई के लिए यह काम आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश करने होंगे जो ये साबित करेंगे कि संजय रॉय ने ही ये रेप और मर्डर किया है। इस मामले में संजय रॉय को गुनाहगार साबित करने के लिए ना तो पीड़ित डॉक्टर जीवित है और ना ही कोई चश्मदीद गवाह है, और सीबीआई के मुताबिक शुरुआती जांच में घटना स्थल जो था, क्राइम सीन जिसे हम कहते हैं, उससे भी काफी नुकसान पहुंचा दिया गया था, जिससे बहुत सारे जो अहम सबूत हैं वो प्रभावित हो चुके हैं। तो अब देखिए, बताने के लिए कि क्या हुआ था, वो महिला डॉक्टर जीवित नहीं है, चश्मदीद गवाह कोई और है नहीं, और जिस पर आरोप है वो इन आरोपों से इनकार कर रहा है, और क्राइम सीन के जो सबूत हैं उनसे बहुत छेड़छाड़ पहले ही हो चुकी है। और फिलहाल सबूत के तौर पर सीबीआई के पास सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट, संजय रॉय के मोबाइल फोन की लोकेशन और अस्पताल का एक छोटा सा सीसीटीवी फुटेज है, जिसे आरोपी संजय रॉय खुद स्वीकार कर रहा है। वो इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर कह ही रहा है कि मैं तो गया था सेमिनार हॉल में, लेकिन मैंने मर्डर नहीं किया। उसका कहना है कि जब वो सीसीटीवी फुटेज में सेमिनार हॉल के अंदर जाता हुआ दिख रहा है, तब ये घटना वहां हो चुकी थी और उसने सिर्फ इस महिला डॉक्टर के शव को तब देखा था। ये वो सीसीटीवी का फुटेज है जिसमें वो अस्पताल के अंदर कॉरिडोर में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहा है, सेमिनार हॉल की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब इससे वो इनकार नहीं कर रहा, उसकी जो वकील है वो इनकार नहीं कर रही, वो कह रही है कि हां वो गया था, लेकिन तब तक ये घटना घट चुकी थी। संजय रॉय के इस दावे के बाद यह मामला अब इतना जटिल हो गया है कि इसमें इंसाफ मिलने में और संजय रॉय को अदालत में दोषी साबित करने में अब कई वर्ष लग सकते हैं। लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि वह आपको भ्रमित करके रखना चाहती है और आप हमेशा एक भ्रम में रहेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने ऐलान किया है कि वो 3 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में बलात्कार के खिलाफ एक नए कानून को पेश करेगी, जिसमें दोषी को सिर्फ 10 दिन के अंदर फांसी की सजा देने का प्रावधान होगा। 10 दिन में फांसी। जबकि कड़वा सच यह है कि ममता बनर्जी की ही इसी सरकार में कोलकाता की इसी घटना में सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में कोलकाता की पुलिस ने 18 घंटे का समय लगा दिया। कहां ममता बनर्जी ये कह रही हैं 10 दिन में फांसी की सजा हो जाएगी, और कहां सिर्फ 18 घंटे का समय तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने में ले रही है। हमारी सरकारें सोचती हैं कि अगर बलात्कार के मामलों में फांसी की सख्त सजा का प्रावधान हो तो ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी, जबकि सच ये है कि जब रेप के मामलों में कानून सख्त कर दिए जाते हैं, जो सजा है उसे बहुत सख्त कर दिया जाता है, तब पुलिस से बचने के लिए अपराधी रेप के बाद पीड़ित की हत्या करने लगते हैं, और ऐसा कड़े कानूनों की वजह से होता है। और आज कुछ आंकड़े में लेकर आया हूं जिनसे आप समझ पाएंगे। तो अभी देखिए, हाल ही में ऐसे घटनाओं में बहुत वृद्धि हुई है जहां पर आरोपी पीड़िता की हत्या कर देता है बलात्कार के बाद, ताकि वो बलात्कार के बाद जिंदा ही ना रहे और ना तो शिकायत कर पाएगी और ना ही अपने मुंह से कुछ किसी को बता पाएगी, और सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे। वर्ष 2017 से 2022 के बीच हमारे देश में रेप या गैंग रेप के बाद मर्डर की 1551 घटनाएं हुई हैं। तो रेप और मर्डर यानी जिसमें पहले रेप किया गया महिला का और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, ऐसे 1551 मामले हुए हैं, और हर 5 दिन में एक महिला का रेप या गैंग रेप करने के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद इनमें से सिर्फ 20% मामले में ही अदालत का फैसला आया, और बाकी के 80% मामले या तो आज भी निचली अदालतों में इंसाफ के लिए लंबित हैं, या उन्हें पुलिस ने सबूतों के अभाव में बंद कर दिया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब पीड़ित महिला जीवित नहीं होती तो पुलिस के लिए सबूत जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए अब देखिए, और आंकड़े देखिए आप,
ऐसे 32 से 49% मामलों में पुलिस अब भी अपनी जांच को पूरा नहीं कर पाई और जिन 20% मामलों में अदालतों ने अपना फैसला सुनाया भी, उनमें 108 मामलों में आरोपी सबूतों के अभाव में रिहा हो चुके हैं। और ये आंकड़े उन मामलों के हैं जिनमें रेप या गैंगरेप के बाद पीड़ित महिला की निर्ममता से हत्या कर दी गई। इससे आप समझ सकते हैं कि जब अपराधी रेप पीड़ित महिलाओं की हत्या कर देते हैं तो इसका एक कारण यह होता है कि वो पुलिस से बचने के लिए ऐसा करते हैं। इसलिए रेप के मामलों में कड़े कानूनों से ज्यादा जरूरी है कि सरकार न्यायिक व्यवस्था की गति को बढ़ाए और ज्यादा से ज्यादा पीड़ित महिलाओं को अदालत से इंसाफ मिलता रहे। अब हम आपको थोड़ी देर के लिए भारत से बाहर लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि ब्राजील में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बैन लगा दिया गया है और ब्राजील के लोग अब एक्स को मिस क्यों कर रहे हैं। यह बैन ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज के आदेश के बाद लगाया गया है। अब ब्राजील में एक्स का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अगर कोई वीपीएन के जरिए भी इसका इस्तेमाल करेगा तो उस पर हर रोज करीब 7.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्राजील में फेक न्यूज फैलाने और फ्री स्पीच के नाम पर ब्राजील के लोकतंत्र को कमजोर करने और तख्ता पलट की कोशिश करने का आरोप लगा है। अब आपको बताते हैं कि एक्स पर यह बैन लगा क्यों। अक्टूबर 2022 में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो चुनाव हार गए थे, जिसके बाद जनवरी 2023 में लूला डा सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति बने। ये नए राष्ट्रपति बने, लेकिन बोल्सोनारो के समर्थकों ने चुनावों में धांधली का आरोप लगाते हुए वहां की संसद, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन पर हमला कर दिया। वहां जबरदस्त प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से बोल्सोनारो पर वर्ष 2030 तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब वो 2030 तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद से उनके समर्थक सोशल मीडिया पर लगातार चुनावों में धांधली के आरोप लगा रहे हैं और लोगों के मन में ब्राजील के लोकतंत्र को लेकर, वहां के चुनावी व्यवस्था को लेकर, वहां के चुनाव के नतीजों को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ऐसे कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है जो ब्राजील में लोकतंत्र को कमजोर करता है। इस साल की शुरुआत में ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि एक्स देश विरोधी कंटेंट को हटाए और ऐसा करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करे। इनमें पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के कुछ समर्थकों के अकाउंट्स भी शामिल थे, जिनके बारे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्हें ब्लॉक करिए। लेकिन एक्स ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इलॉन मस्क ने सुप्रीम कोर्ट के उस जज के ही खिलाफ एक्स पर एक बहुत ही आपत्तिजनक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का यह जज असल में जज के भेष में एक अपराधी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलॉन मस्क की कंपनी को 24 घंटे के अंदर एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करने का आदेश दिया, लेकिन एक्स ने यह करने से भी इनकार कर दिया। जिसके बाद ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक्स पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया और एक्स पर करीब 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। ब्राजील की आबादी 21.5 करोड़ है और इसमें से 2 करोड़ लोग एक्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्राजील एक्स के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए एक्स के लिए भी यह बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इलॉन मस्क के इस रवैये के बाद इतने बड़े बाजार से एक्स को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे एक्स को बहुत नुकसान होगा। ब्राजील के लोग बिना एक्स के अपने आप को दुनिया से कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां की सरकार और ज्यादातर लोगों का यही कहना है, वहां के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का यह कहना है कि एक्स को ब्राजील के कानून तो मानने ही चाहिए। असल में अमेरिका से चलने वाले दुनिया के ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पैसा लेकर लोगों को फ्री स्पीच यानी अभिव्यक्ति की आजादी का अनुभव बेच रहे हैं। इन सोशल मीडिया एप्स का बिजनेस मॉडल यह है कि ये दुनिया के हर देश में वहां की विद्रोही विचारधारा को फ्री स्पीच के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर प्रमोट करते हैं और इनका एल्गोरिथम भी कुछ ऐसा बनाया जाता है जो राष्ट्र विरोधी कंटेंट को लगातार वायरल करता है, उसे लगातार ट्रेंड कराता रहता है और पूरी दुनिया यह मानने लगती है कि यही फ्री स्पीच है। असल में अगर आप देखेंगे, फ्री स्पीच तो पहले से ही फ्री है, फ्री स्पीच तो पहले ही फ्री है। हमारे देश में भी अगर आप देखेंगे तो फ्री स्पीच का जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो फ्री है, चाहे आप सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए। लेकिन ये सारे लोग आपको एक फ्री स्पीच का अनुभव बेचते हैं और कहते हैं कि हम आपको फ्री स्पीच के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं।
भारत में भी कई सरकारी विरोधी आंदोलनों के दौरान ट्विटर का सरकार से ऐसे ही टकराव होता रहा है और आखिर में एक टिप्पणी इलॉन मस्क पर भी। हमारे देश में भी आपने देखा होगा, जब बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, सरकार के खिलाफ होते हैं, बहुत सारे आंदोलन ऐसे भी होते हैं जिनसे आपको लगता है कि देश कमजोर हो सकता है। हमारे देश की मान लीजिए कोई अदालत फैसला ले लेती है या संसद कोई फैसला ले लेता है, उसका विरोध करने के लिए बड़े बड़े आंदोलन होते हैं और उन आंदोलनों को भी इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो पीछे से समर्थन देते रहते हैं। और इसीलिए ये एक मॉडल है जिससे बड़े बड़े देशों को और उनके लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करते हैं, अस्थिर करते हैं। और आखिर में इलॉन मस्क के बारे में कुछ। इलॉन मस्क टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जैसी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, दुनिया के बहुत बड़े उद्योगपतियों में से एक है और आजकल कई देशों की सरकारों और राष्ट्राध्यक्षों पर वो खुलकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक आरोप लगा रहे हैं, जिसकी वजह से इन देशों में इलॉन मस्क की कंपनियों का लगातार नुकसान हो रहा है। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का भी सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया था, लेकिन यही इलॉन मस्क अमेरिकी सरकार के सामने बिल्कुल शांत रहते हैं और चीन में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में इन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि चीन में टेस्ला की बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उनके आर्थिक हित इन देशों से जुड़े हुए हैं। ये देश इतने शक्तिशाली हैं कि इलॉन मस्क जैसे उद्योगपति इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी पिक एंड चूज करते हैं। ये जानते हैं कौन कौन से देश कमजोर हैं, कहां ये अपनी आवाज उठा सकते हैं और कहां इन्हें चुप रहना है। इलॉन मस्क ने 3,70,000 करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीदा था। इसके बाद उन्होंने ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया और इसके बाद से ही वो लगातार इस कंपनी में कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों की छटनी कर रहे हैं। इन्होंने जो फैक्ट चेक यूनिट था इस कंपनी का, उसे बंद कर दिया और पैसा लेकर अब ये कंपनी सबको ब्लू टिक बांट रही है। बहुत सारे लोग जो फेक अकाउंट चला रहे हैं, किसी के भी नाम पे कुछ भी अकाउंट चला रहे हैं, वो भी अगर पैसा दे दें तो उन्हें भी ब्लू टिक मिल रहा है, सिर्फ पैसे की वजह से। और इसी दौरान एक्स पर अब अश्लील कंटेंट को भी खुलकर बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद एक्स की मार्केट वैल्यू घटकर 3,70,000 करोड़ रुपए से घटकर अब सिर्फ 1,04,000 करोड़ रुपए रह गई है। तो इलॉन मस्क की जो लीडरशिप है उस पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है कि जब उन्होंने लिया था ट्विटर को, जब खरीदा था, तब उसकी वैल्यू काफी ज्यादा थी और जब से उन्होंने लिया है तब से लेकर लगातार ट्विटर की यानी एक्स की जो मार्केट वैल्यू है वो लगातार गिरती चली जा रही है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वो सीधे इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और उन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं उसकी वजह से एक्स को फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जिस फ्री स्पीच को ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बेचती हैं, आपसे पैसा लेती हैं उसका, उस पर हमारे देश के नेता भी लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एक नई आरटीआई में यह खुलासा हुआ है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सोशल मीडिया अकाउंट्स के संचालन और प्रबंधन पर हर महीने 54 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की एक महीने की तनख्वाह ही 2 लाख रुपए है। यानी हर महीने 2 लाख रुपए कमाने वाले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाने वाली 30 सदस्यों की टीम पर 54 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए ताकि ये टीम उनकी इमेज को, उनकी छवि को चमकाती रहे। और इससे आप समझ सकते हैं कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े बड़े नेता अपनी छवि को फ्री स्पीच के नाम से चमकाने में जुटे हुए हैं और ये पैसा असल में आपकी जेब से जा रहा है, टैक्स पेयर की जेब से ये पैसा जा रहा है, वोटर की जेब से ये पैसा जा रहा है। और इस पैसे से हमारे देश के नेता इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में बहुत बड़ा पैसा खर्च करके टैक्स पेयर का अपनी छवि को चमकाते हैं और उसके जरिए अगला चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। देखिए, फ्री स्पीच के बारे में आप लगातार सुनते रहते हैं। फ्री स्पीच भी असल में 2 तरह का है। एक फ्री स्पीच वो है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको बेचा जाता है और जिसकी पूरी दुनिया में बात होती है, और दूसरा फ्री स्पीच वो है जिसकी कभी कोई बात नहीं होती, और इसे आप बांग्लादेश के उदाहरण से आज समझ सकते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से अब तक 49 हिंदू टीचर्स और प्रोफेसर्स को अलग अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा चुका है। सोचिए, बांग्लादेश ये सारे हिंदू टीचर्स
सिर्फ इसलिए बांग्लादेश में बेरोजगार हो गए क्योंकि ये हिंदू हैं और इन्हें अब वहां चुन चुन कर जो है वहां से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के इन हिंदुओं की फ्री स्पीच के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। तो फ्री स्पीच भी बड़ा सेलेक्टिव है। फ्री स्पीच कहां हो रहा है, किसको चाहिए, इसका फैसला असल में हमारे हाथ में भी नहीं है। तो आपको अपनी उस मुहिम के बारे में बताएंगे जिसने लोगों को अवैध ई रिक्शा और उससे हो रही परेशानियों के खिलाफ आवाज उठाने का एक मंच दिया, एक माध्यम दिया, और जिसने पुलिस प्रशासन को भी उनकी जिम्मेदारी का एहसास करा दिया है। हमारी इस मुहिम के बाद दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अवैध ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और पहली बार दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे 100 से ज्यादा ई रिक्शाओं को बुलडोजर से नष्ट किया गया। ये ऐसे ई रिक्शा थे जिन्हें या तो जुगाड़ से बनाया गया था या जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी थी, और कुछ ई रिक्शा ऐसे भी थे जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, यानी जिन्हें चलाने की अधिकतम समय अवधि या तो पूरी हो चुकी थी, ये फिर भी सड़क पर चल रहे थे, और बहुत सारे तो ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस ही नहीं था, और ये सब लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे थे, जो बहुत खतरनाक बात है। हमारी इस मुहिम के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और ऐसे कई ई रिक्शाज उन्होंने जब्त किए। इन्हें क्रश करके जो है इन्हें नष्ट किया गया ताकि इनका दोबारा से इस्तेमाल ना हो। हम आपके कहने पर लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं जिनसे हमारी जो व्यवस्था है उसकी सफाई हो सके, और जब इस तरह का नतीजा हमारी मुहिम के बाद आता है तो हमें भी बहुत संतोष मिलता है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी दिल्ली अवैध ई रिक्शाओं के अतिक्रमण से आज भी बहुत संघर्ष कर रही है, और ई रिक्शा से होने वाली परेशानियों को लेकर हमारे बहुत सारे दर्शकों ने हमें चिट्ठी लिखी। हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों और चौराहों पर जाकर ये ग्राउंड रिपोर्ट आज तैयार की है और देखा कि ई रिक्शाओं की वजह से स्थिति जो है दिल्ली की कितनी गंभीर होती जा रही है। आप जरा देखिए, दिल्ली में ई रिक्शा के अलावा कुछ लोगों ने जुगाड़ से भी अवैध ई रिक्शा बना लिए हैं और पैडल वाले रिक्शाज में बैटरी लगाकर इन्हें ई रिक्शा में तब्दील कर दिया है, जो बहुत खतरनाक तो है ही, साथ में अवैध भी है। दिल्ली विधानसभा से लेकर अस्पताल और पुलिस स्टेशन तक का एक जैसा हाल है। इसके अलावा दिल्ली में डीडीए से जो डीडीए के पार्क हैं वो ई रिक्शा के अवैध अतिक्रमण के अड्डे इस समय बन चुके हैं। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं और जो है ई रिक्शाज को बिजली चोरी करके वहां पर चार्ज किया जा रहा है। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज तक ब्लैक एंड वाइट का प्रोग्राम में जो सुधीर चौधरी जी ने ई रिक्शा का मामला उठाया। यहाँ नरकीय जीवन जीने को लोग मजबूर हैं। कहीं से ई रिक्शा आ जाता है, कहीं खड़े कर देते हैं। आप देख सकते हैं पीछे इनके लिए कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं, और ये लोग ये भी नहीं देखते कि एम्बुलेंस आ रही तो उसको रास्ता दे दें। यहाँ ई रिक्शाओं का बहुत बुरा हाल है। ई रिक्शा उल्टे सीधे चलाते हैं और यहाँ ट्रैफिक सारे में खड़ा रहता है। उस चौक पर सारा ट्रैफिक भरा रहता है, इधर भी। यहाँ चारों तरफ चले जाओ, सारा ट्रैफिक भरा पड़ा होगा। कोई देखने वाला भी नहीं है, वो पुलिस वाला भी नहीं देखते। पुलिस वाले वहाँ खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, बस वो अपनी फोटो वीडियो बनाते रहेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं खजूरी चौक इलाके का, जो कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ई रिक्शा के कारण ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो हर वक्त इस इलाके के अंदर बनी रहती है। इस पूरे रोड पर आपको काफ़ी बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक जो हैं वो आपको नजर आएंगे, और इन ई रिक्शा चालकों की चलते किस तरीके से ट्रैफिक जाम होता है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस की गाड़ी है वो इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। उसके जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे
एम्बुलेंस है वो भी यहाँ पर फंसी हुई है। हम इस वक्त सिविल लाइन के दिल्ली विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, जहां पर राज्य सरकारें ई रिक्शा को लेकर के कानून बनाते हैं, लेकिन इसी विधानसभा के बाहर किस तरीके से ई रिक्शा चालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उसकी आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। ई रिक्शा में तमाम सवारियां सवार हैं, उल्टी दिशा में ये ई रिक्शा चालक तमाम नियमों को अनदेखी करके सड़कों पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो विधानसभा है, डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, उससे चंद कदमों की दूरी से अगर हम पैदल भी चल करके कोशिश करें कि चंद कदम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस का सिविल लाइन का थाना भी है, जहां पर इलाके के SHO भी मौजूद रहते हैं। लेकिन वहां से चंद कदम की दूरी पर तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं वो सड़कों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। ये जुगाड़ रिक्शा पुराने रिक्शा के में बैटरी लगा करके, इंजन लगा करके जो है वो तैयार किया गया है। जो आप ई रिक्शा चला रहे हैं, क्या इसकी परमिशन है आपके पास? परमिशन नहीं है। तो क्यों चला रहे हैं? मालिक ने बना के दिया है। किराए पे चला रहे हैं? हाँ, किराए पे चला। कितना रुपए किराया? 300 रुपए। हाँ, तो मालिक लोगों ने बनवाया 40 रिक्शा, 50 रिक्शा, 100 रिक्शा है मालिक लोगों के पास। ये जो आप ई रिक्शा चला रहे हैं इसकी परमिशन तो है नहीं, क्यों चला रहे हैं? फिर तो इनको बंद करना चाहिए ना। ये इनको, मैं अगर मेरे अकेले बंद करने से तो होगा नहीं। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये बंद हो जाए, आज से नहीं, मैं तो 3 साल से परेशान हूँ। सोच रहा हूँ, एक बार और हुआ था साल भर पहले तो बंद हो जाए, तो मैं सोचा अगर बंद हो जाएगा तो फिर मैं गाड़ी ले लूंगा अपना। ई रिक्शा के अंदर आप तस्वीरें देखेंगे, ना नंबर प्लेट है, ना ये ई रिक्शा कहीं से पास है, फिर भी सड़कों पर ये जुगाड़ रिक्शा जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। बैटरी से ये चलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं शालीमार बाग इलाके के अंदर, फ्लाईओवर के पास। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये आज़ादपुर से शालीमार बाग को फ्लाईओवर जो है वो जोड़ता है, अंडरपास, और उसके ऊपर की तरफ अगर रेलवे की जो लाइन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको लाइन से ई रिक्शा जो है वो खड़े नजर आएंगे। और ये ई रिक्शा तमाम ये जो ई रिक्शा है वो पोल पर जो बिजली है उसके बिजली चोरी करते हुए, चार्ज होते हुए आपको नजर आएंगे। बड़े बड़े खंबे जो है उन्होंने लगा रखे हैं लकड़ी के, और उसमें बिजली के तार आपको नजर आएंगे, और उन्हीं तारों के बीच ये तमाम ई रिक्शा आपको चार्ज होते हुए नजर आएंगी। असल में हमारे देश में अगर आप सड़कों पर निकलेंगे तो समस्या एक नहीं है, बहुत सारी हैं। और हमारी जो मुहिम है, असल में वो मुहिम ये कहती है कि हमारे देश का जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, हमारा जो वोटर है, उसे कम से कम सड़क पर चलने का अधिकार तो होना चाहिए। उसे कम से कम एक सड़क तो मिलनी चाहिए पैदल चलने के लिए। सड़क तो छोड़ दीजिए, अब फुटपाथ भी नहीं है। और पैदल चलना भले ही आपका अधिकार है, लेकिन हमारे शहरों में सड़कों पर पैदल चलने के लिए फुटपाथ बचे ही नहीं हैं। और जहां फुटपाथ हैं भी, वहां अतिक्रमण की वजह से उन पर आप पैदल चल नहीं सकते, क्योंकि उन पर कब्जा कर लिया गया है। अब एक नई रिपोर्ट बताती है कि देश की राजधानी दिल्ली में 44% सड़कों पर फुटपाथ है ही नहीं, यानी लगभग आधी सड़कों पर फुटपाथ ही नहीं है। और इससे भी दुखद बात यह है कि यहां सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले प्रत्येक 100 में से 44 लोग पैदल चलने वाले लोग ही होते हैं। अब सोचिए दिल्ली में पैदल चलना कितना खतरनाक हो चुका है। जब यहां पर आधी सड़कों पर फुटपाथ ही नहीं है तो लोग पैदल कहां से चलेंगे। यानी पैदल चलने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी खुद खतरे में डाल रहे हैं। और बात हम दोबारा से वही कहते हैं, इस देश का टैक्स पेयर और इस देश का वोटर सरकार को तो चुनता है, लेकिन उसे सड़क पर चलने का अधिकार नहीं है। उसे साफ, ठीक, अच्छी सड़क नहीं मिल रही और फुटपाथ तक उसे नहीं मिल रहे हैं। और ये तो देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। अब बाकी देश का क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है, और यही जिंदगी है।